दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपनी राय रखने आया हूँ और मुझे आशा है कि आप इसको समझेंगे, गंभीरता से लेंगे। ये विषय है जो मौजूदा काल के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको उनके लिए खास करके जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है उसके ऊपर है। अब आप में से कोई कहेंगे कि भाई जातिगत जनगणना तो सबके लिए है। मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि ये सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए है। यही विषय है कि ये जो अब अचानक जातिगत जनगणना का की बात जो छेड़ी गई है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। मैंने इससे पहले भी मेरी एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने उनको बताया, ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिन पर मैंने जो एक कार्यक्रम किया उनके साथ, तो उसमें मैंने बताया अन्य पिछड़ा वर्ग और उसकी राजनीति और उसकी ज़रूरत के लिए। तो भारत के जितने भी लोग वो देख रहे हैं, ये वाला जो बात सुनेंगे मेरी, जो देखेंगे, तो ओबीसी के बारे में क्या है, क्या ये जो ओबीसी को मद्देनजर रखते हुए अब जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, क्या ये जातिगत जनगणना सही है, और इस समय में क्या ये सही था कि ऐसी बात करी जाए। तो आज है 2 मई 2025 और लगभग 10 दिन पहले कश्मीर के अंदर पहलगाम में एक बहुत ही दुख भरी घटना हुई है, जिसमें 28 भारतीयों को मारा गया और एक ऐसे प्लान करके मारा गया कि भारत के अंदर धार्मिक विभाजन हो। तो भारत को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों, पाकिस्तान द्वारा ये काम किया गया है। हालांकि बहुत से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये कोई अंदरूनी लोगों द्वारा किया गया है, लेकिन जो मेरी अपनी सोच है, जो मेरी समझ है, और वह आधार तथ्यों के आधार पर है कि निरंतर पाकिस्तान से हमारे देश पे आक्रमण होता आया है और आतंकवादी जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, उन वे निरंतर भारत में गोलाबारी, गोलियां चला के लोगों को मारना, मुंबई में जो किया, बम बम फोड़ना, तो ये पाकिस्तान द्वारा निरंतर होता है। इस पे हम गहरी इस पर मैंने आप हमारे और जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। कई विशेषज्ञों से भी मैंने इस पर बात करी है हमारे चैनल पर। तो अब बात आते हैं कि जातिगत जनगणना। अब इसमें कुछ बातें समझने की है और फिर ये समझेंगे कि भैया ये जनगणना की ज़रूरत है या नहीं है, और ये इस समय क्यों आया है, क्या ये इसकी टाइमिंग सही है कि नहीं है। तो एक और मैंने 2 वीडियो हमारे चैनल पे और है। एक में बातचीत है कुशल शर्मा जी से, वो आप देख सकते हैं, और एक मैंने भी बनाया है। ये दोनों फूले मूवी जो आई है, ज्योतिबा फूले जी के ऊपर जो मूवी आई है उसके ऊपर है। इन दोनों में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो फिल्म है, ये प्रोजेक्ट तो बीजेपी का प्रोजेक्ट है। सेंसर बोर्ड में बीजेपी के लोग हैं, बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बीजेपी के हैं। इवन अनुराग कश्यप भी सेटिंग है उसकी इन सबसे, इसीलिए वो उल्टा सीधा बोला। और अभी तो उस पर एक जो है ना एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी सूरत से। तो वो भी जो बीजेपी की गुजरात की जो लॉबी है, तो प्रोड्यूसर मेहुल चौकसी एक प्रोड्यूसर उसमें गुजराती है, एक्टर गुजराती है। तो ये बीजेपी का प्रोजेक्ट है फूले। और ये जो फूले फिल्म है, तो ये दोनों वीडियो इसके ऊपर आप मेरे जरूर देखिएगा चैनल पर, एक कुशल शर्मा जी के साथ और एक मैंने बनाया है, एकल वीडियो है। तो ये और जो अब जातिगत जनगणना, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब समझते हैं कि 1931 की जनगणना और ओबीसी कौन है। बहुत से लोग पहली बार देख रहे हैं, बहुत से लोग देख चुके हैं। जो लोग देख चुके हैं वो भी अब जो सुनेंगे मेरे से, वो उन्होंने कभी नहीं सुना होगा। तो कहते हैं कि जातिगत जनगणना
जो आखिरी बार हुई वो 1931 में हुई। और थोड़ा सा जहाँ तक मुझे याद है कि पहली जो जनगणना हुई वो 1881 में, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है 1881 में हुई थी। मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में जनगणना हुई। 1931 के अंदर अंतिम जातिगत जनगणना हुई। उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद विश्व युद्ध आ गया और भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, नया देश बना। तो और फिर आगे जो मेन लीडर थे उस समय, जो इन वर्गों को का नेतृत्व करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो नहीं रहे। कांग्रेस रही। कांग्रेस उसको धीरे धीरे नहीं कर पाई। जो ओबीसी का, जो बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन था, सेटअप नहीं किया। और आगे जनसंघ ने किया। और आगे आगे जब वो लागू करने वाले थे, फिर वो जनसंघ की सरकार इन्होंने गिरवा दी। और फिर वो 2005 में वीपी सिंह जो लेकर आए, उन्होंने पारित किया। और एक्चुअल में 2005 में जाके जो है ना, वो उस पर काम होना शुरू हुआ। खैर, ये तो हो गई एक अलग बात। ये तो एक, जो ऐसी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये तो आईएएस के एग्ज़ाम के लिए होती है। ये सब बातें बकवास की होती है, मतलब वो बकवास का एग्ज़ाम होता है, लिख लो मेरे से। असली जो तथ्य होते हैं ना, असली जो बातें होती है, असली कारण होते हैं, वो कहीं ना लिखे जाते हैं ना पढ़ाए जाते हैं। वो इतिहास को जब आप ढंग से समझते हैं और कई सालों का अध्ययन करते हैं, कई सालों का चिंतन करते हैं, तब आपको समझ में आती बातें। नाना प्रकार के विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम जाते हैं कि देखिए, क्लियर कर देंगे हम बातों को कि भारत में ओबीसी या शूद्र कौन कहे जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि जो अंग्रेजों ने जनगणना कराई, तो वो क्या थी और उसकी जरूरत क्या थी। तो सबसे पहले तो आते हैं, पहले हम ये दूसरी बात को पकड़ते हैं कि इन्होंने जनगणना कराई वो क्या थी और क्यों थी। अंग्रेजों को भारतीयों से कोई शौक नहीं था, कोई प्यार नहीं था उनको। उनका कोई ऐसा दिल नहीं था कि भैया हम इनको, ये बेचारे कोई पिछड़े हुए हैं तो हम उनको उठा के सरकारी नौकरियां दे देंगे। ऐसा करना होता तो शुरू से देते। हालांकि उनकी पॉलिसी ये रही कि हम जो एजुकेशन देंगे वो पहले हिंदुओं की उच्च जातियों या उच्च वर्गों को देंगे। और उनकी ये पॉलिसी थी कि अगर हम उच्च वर्गों को, उच्च जातियों को देंगे, तो वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। और वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा आगे, वो समझिए। तो ये जो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी रही, और ख़ास करके जो 19वीं शताब्दी रही ना, इसके अंदर एक औद्योगिकीकरण के अंदर एक बहुत मूलभूत परिवर्तन हो गया, जिसे हम औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। वो क्या हुआ कि जो मशीनें हैं, मतलब औद्योगिक क्रांति तो पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इस काल में क्या हुआ कि मशीनें अपने आप चलने लग गई, स्वचालित मशीनें हो गई। और स्वचालित मशीनें जो है ना, उससे उत्पादन होने लगा। और उसकी वजह से जो जितने भी परंपरागत काम हैं वो खत्म हो गए। अब दो चीज़ों की जरूरत हो गई, एक तो मशीन चलाने वाले, एक उत्पादन ज़्यादा हो गया तो उसका उपभोग करने वाले, मतलब वर्कर्स और कंज्यूमर। तो ये अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये एक ही व्यक्ति वर्कर भी बना और एक ही व्यक्ति को कंज्यूमर भी बनाना पड़ेगा। तब जाकर जो है अंग्रेजों का जो इंडस्ट्रियलाइज्ड मॉडल है ऑटोमेटेड मशीनरी का, वो काम करता। मैं इसे इंग्लिश में भी बनाऊंगा अभी। जो इंग्लिश में देखना चाहे वो इंग्लिश में देख सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश इन अनदर वीडियो। आई जनरली मेक वीडियोज इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो हिंदी इंग्लिश अलग अलग वीडियो आप देख सकते हैं। तो भाई इनको क्या था, परंपरागत काम जब बंद होंगे तो जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको अपनी नई, अब एक तो हो गया उत्पादन, ठीक है। उत्पादन के साथ दो तीन चीज़ें और जुड़ी होती हैं। एक होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहले क्या था, जो प्रोड्यूसर था, जो निर्माता था, वही डिस्ट्रीब्यूटर था। या एक छोटा सा तबका होता था, जैसे भारत में बनिया,
या वैश्य, इस बात को समझने की जरूरत है कि वैश्य या बनिया भारत में कभी भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर नहीं रहा, वो हमेशा ट्रेडर रहा। उसका जो पर्पस था वो डिस्ट्रीब्यूशन का था, मैन्युफैक्चरिंग का कभी नहीं था। तो ये औद्योगिकीकरण, जो नया औद्योगिकीकरण हुआ, उद्योग तो थे पहले, परंपरागत थे, लेकिन जब मशीनी और बड़े लेवल पे जो लार्ज असेंबली मैन्युफैक्चरिंग जो हुई, मतलब बड़े स्तर पे जो मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो गई मशीनों द्वारा, तो उसके अंदर अब इनको परंपरागत काम, इसको करने के लिए तो एक तो वितरण हो गया, एक हो गया नियंत्रण हो गया। तो वो नियंत्रण का काम कौन करती है? सरकार। तो नियंत्रण के लिए सरकार चाहिए, और वितरण होगा, और वितरण के साथ एक और चीज़ है, डिस्ट्रक्शन। कि जो पहले परंपरागत काम चल रहे हैं या परंपरागत तरीके से जैसे हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन करो, उनको ख़त्म करो, तब जाके ये लोग वहाँ के हटेंगे और ये इन मशीनों की तरफ, इंडस्ट्रीज़ की तरफ आएंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी है, भारत में भी रही। पहले इन्होंने इंग्लैंड में करी, फिर यूरोप के अलग अलग देशों में करी, अमेरिका में करी, और फिर भारत में भी करी। तो ये अब आपको सबसे पहले समझ में आ गया इतनी बात, कि औद्योगिकीकरण 19वीं शताब्दी का क्या था। अब इनको जनगणना की क्या जरूरत पड़ी अंग्रेजों को? तो मैंने जैसे बताया कि इनको वर्कर भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए, और खपत करने वाला उपभोक्तावादी कंज्यूमर भी चाहिए उसको। और जो नियंत्रण होगा वहाँ भी इनको लोग चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो अब जब पुरानी जब इंडस्ट्रीज ख़त्म होंगी, उनको एक झटके में नहीं ख़त्म किया था। जैसे परंपरागत काम चल रहे हैं, आप नई मॉडर्न इंडस्ट्री खड़ी कर दो, जो चीज़ वो उत्पादन कर रही है इसको मॉडर्न से उत्पादन करो। नियंत्रण क्योंकि सरकार का है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप बढ़ा सकते हो, उसके लॉज ऐसे बना सकते हो कि जहाँ पर परंपरागत चीज़ बिक रही है, वहीं जाकर ये नई आधुनिक इंडस्ट्री की चीज़ जो है वो बिकने लग जाए। तो अंग्रेजों ने इसके लिए क्या बनाया? इसके लिए बनाया फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स, औद्योगिक जिले, जैसे इंग्लैंड में थे, पर यहाँ पर उनको सिटीज़ के रूप में डेवलप किया। असल में वो थे जिले के स्तर पे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, बाद में जाके बड़े हो गए, जो कि मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, ये प्रमुख थे। और इनके आजू बाजू जैसे कुछ गाज़ियाबाद में डेवलपमेंट हो गई, या वो लेटर स्टेजेस में हुई है, आसपास कहीं और कुछ हो गए, माइनर इंडस्ट्री हो गई, छोटी इंडस्ट्री लग गई कहीं। जैसे कई जगह हैं जहाँ पर इन्होंने जैसे और इंडस्ट्रीज, खनिज लगा लिए, खनिज की खानी लगा ली, वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट, फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट डेवलप नहीं हुए, मतलब सिर्फ काम वहाँ से उतना लिया। अब इसके अंदर ये चलेंगे कब, इनकी सक्सेस कब होगी? इनकी सक्सेस इस पे डिपेंड होगी कि परंपरागत काम सारे खत्म हो जाए। अच्छा, परंपरागत कामों में भारत के अंदर कोमोडिटी के, वस्तु के निर्माता कौन थे? वितरक तो बढ़िया था, ब्राह्मण क्लास जो है वो, ब्राह्मण वर्ग जो है वो कोई निर्माता नहीं थे। तो निर्माता कौन था? क्षत्रिय तो राजपाट संभालते थे। तो जितने भी एससी, शेड्यूल कास्ट जिसे लिस्ट में जो लोग डाले गए, और जो भी ओबीसी लिस्ट में डाले गए, अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस, दे आर क्लासेस, वो जो है ना उसमें जो डाले गए, वो सारे परंपरागत रूप से डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स थे, निर्माता थे, या डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर थे, सेवा देते थे। भारत में तो सेवा, मैं इसमें कास्ट के मुद्दे पे नहीं जा रहा क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी। तो ये जो वर्ग थे, अब ये उन औद्योगिकीकरण को जब, जैसे मैंने समझाया वैसे, जब अंग्रेजों ने क्योंकि यहाँ पर उसको लागू करना था, तो ये लोग बेरोजगार होने थे। साथ ही इनको ज़रूरत थी कि भैया इनको कौन चलाएगा, हमारी नई इंडस्ट्रीज़ कौन चलाएगा, उसका नियंत्रण कौन करेगा। गवर्नमेंट बड़ी है, उसको कौन संभालेगा? सब तो कर्मचारी अंग्रेज नहीं थे ना, अंग्रेज कर्मचारी महंगा पड़ता था, इंडियन कर्मचारी सस्ता पड़ता था अंग्रेज के मुकाबले। आज भी इंडिया में की कंपनीज है, एक कंपनी थी, उसका मेन हेड जो है ना यहाँ का इंडियन ऑपरेशन का, अंग्रेज था, अमेरिकन।
तो उसकी सैलरी है 3.5 करोड़। और इंडियन जो हेड है उससे मतलब थोड़ा नीचे लेवल पे या उसी लेवल पे देख तो इंडियन रहा है, उसकी जो है ना वो सैलरी है 40-50 लाख ऐसे। और जो कर्मचारी है उनकी सैलरी तो 18,000 19,000 सैलरी। तो इतना जो डिफरेंस है, तो उनको चाहिए था कि इंडियंस को ट्रेन करें, ट्रेन करके आगे लेकर आए कामों में। अब जो ट्रेनिंग थी ना वो बहुत पहले शुरू हो गई थी। कायस्थ और ब्राह्मणों की एजुकेशन पहले शुरू हो गई, फिर उन्होंने रजवाड़ों को भी एजुकेशन दे दी, नवाबों को भी एजुकेशन देनी शुरू कर दी। पर ये लोग तो काम करेंगे नहीं। वैश्य जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में है, वहाँ पर उनको ज़रूरत है वैश्य की डिस्ट्रीब्यूशन में। वो भी इसलिए उनकी भी स्टडी लेट शुरू हुई है, वो भी काम करेंगे नहीं। काम कौन करेगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो एक्चुअल लेबर आएगी वो तो इन्हीं वर्गों से आएगी ना, एससी और ओबीसी वर्गों से। शेड्यूल ट्राइब्स का यहाँ पर मामला नहीं है, क्योंकि वो तब तक अर्बनाइजेशन के अंदर, शहरीकरण में बिल्कुल भी शामिल हुए नहीं थे, तो उनको इतना कंसीडर नहीं किया गया उस समय। लेकिन बाद में उनको भी कंसीडर किया गया, उसके भी एक अलग कारण है। तो उनको कंसीडर सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि उनको इन कामों में, नए कामों में लगाना है। उनके जंगलों और उनकी ज़मीन से खनिज निकालने हैं, उनके जंगलों को का दोहन करना है, इसलिए उनको शामिल किया गया है। तो ये अब जो 3 ग्रुप है ना, ये डिसएडवेंटेजियस ग्रुप बन गए, मतलब ये हाशिए वाले ग्रुप बन गए, समूह बन गए। लेकिन इनको ऐसा नहीं है कि सारे जो है ना, ये चीज़ें एक साथ नहीं हुई। एक तो चीज़ें धीरे धीरे हुई, दूसरा सारे एकदम से पूरे हाशिए पे चले गए, ऐसा नहीं है। 90 के दशक तक बहुत सारे काम हो रहे थे इन जातियों के परंपरागत। अंग्रेजों के टाइम पे अगर थोड़े थे, तो बाद में कांग्रेस के टाइम पे या बीजेपी के टाइम पे, मतलब भारतीय जो पार्टियां आई, भारत का जब अपना स्वराज आया, तो उसमें ज़्यादा हाशिए पे ये चले गए। वो नीतियां अलग है, उस पर हम नहीं जाएंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब भारत के संदर्भ में अब इतिहास में जाते हैं कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस है, बेसिकली इसको अगर हिंदू धर्म के हिसाब से ये जितनी भी क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस बन जाती है शूद्र के अंदर आ जाती हैं, मतलब चौथा वर्ण। अच्छा, अब ऐतिहासिक तौर पे अगर देखा जाए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया अपनी पुस्तक हु वर शूद्र में, जिसको मैंने अनुवादित किया है, अभी पब्लिश नहीं हुई है, मैं पब्लिश भी करूँगा, उसे प्रकाशित करूँगा, तो आपको पढ़ने के लिए ले सकते हैं वो मुझसे। तो उसमें उन्होंने समझाया कि भारत में केवल 3 वर्ण थे, शूद्र जैसा चौथा वर्ण नहीं था। लेकिन जो शूद्र थे, असल में वो कोई पुराने ज़माने में, मतलब मैंने मेरा अनुमान है कि जिस समय की वो बात कर रहे थे, तो पूरे भारत की जनसंख्या 10 लाख भी नहीं होगी। तो लगभग उस ज़माने में जो कोई क्षत्रियों का एक वंश था शूद्र, उसके साथ ब्राह्मणों की कलेश होता था। और वो बाद में उन्होंने क्या किया, जब ब्राह्मण रेवोल्यूशन आया, ब्राह्मण जब राजा बनने लगे, तो वो बौद्ध काल, मौर्य काल के बाद, तो उन्होंने जितने भी, जिनसे भी उनके कलेश थे, जो बेसिकली थे क्षत्रिय, उन सबको शूद्र बनाना, डिक्लेयर करना, जैसे स्मृति ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए, नारद संहिता, मनु संहिता, सबको जो है ना उनको उन्होंने शूद्र। अब जो शूद्र था उसका शाब्दिक अर्थ बन गया कि हीन व्यक्ति, गिरा हुआ इंसान। लेकिन असल में जो शूद्र था, वो शूद्र एक क्षत्रियों की ही शाखा थी। तो वो शाब्दिक अर्थ पे शूद्र का शब्द आ गया। लेकिन उससे क्या हुआ, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, उत्पन्न हो गई, कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है, ज़्यादातर लोग हैं, जब वो उनका जब सोशल स्टेटस गिर गया, सामाजिक स्तर गिर गया। देखिए, सामाजिक स्तर गिरा, जरूरी नहीं कि उनका आर्थिक स्तर गिर गया था पूरी तरह से, ये जरूरी नहीं है कि उनका शासकीय स्तर गिर गया। जैसे मराठा राजा शिवाजी तक अभी भी हैं, वो शूद्र उनको डिक्लेयर किया गया, लेकिन उनका सामाजिक स्तर गिरा, लेकिन आर्थिक स्तर नहीं गिरा, राजनीतिक स्तर नहीं गिरा। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो नियंत्रण था सत्ता का, साधनों का, वो इनसे हटता गया। और जो भी ब्राह्मणों का विरोध करता, उसको शूद्र डिक्लेयर कर दिया जाता। शूद्र डिक्लेयर का मतलब होता है
कि अब वो द्विज नहीं रहेगा। द्विज का मतलब होता है कि हिंदुओं के अंदर एक चीज़ होती है, एक सेरेमनी होती है, उपनयन संस्कार। वो उपनयन संस्कार होगा। तो पहले ऐसा नहीं था, पर बाद में ऐसा कर दिया गया कि उसको ही शिक्षा का और प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं था, पहले नहीं था, लेकिन बाद में मनुस्मृति के बाद ऐसा हो गया। तो अब ये जितने भी, जिससे भी उनका क्लेश हो, जो उनके हिसाब से ना चले, वो शूद्र हो गया। और उसके अंदर उन्होंने मतलब बड़े बड़े राजा रजवाड़ों को भी शूद्र डिक्लेयर कर दिया, मतलब सारे क्षत्रियों को ऑलमोस्ट शूद्र डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि शूद्र कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक और कहानी दी कि भाई परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया है, तो कोई शूद्र बचा नहीं। और जो बाद में क्षत्रिय भी हुए हैं, वो जो उनकी महिलाएं बच गई थी उनसे और परशुराम जी से उत्पन्न हुई संतानें हैं, तो वो भी डायरेक्ट शूद्र, क्षत्रिय कोई बचे नहीं। तो क्योंकि क्षत्रिय कोई है ही नहीं, तो वो सारे शूद्र हैं, ये ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस बात को नकार दिया कि मैं इसको कोरी कल्पना मानता हूँ, हो सकता है कुछ युद्ध हुए हो, लेकिन ये है कि पूरा संहार हो गया और ऐसा हो गया हो, ये तो अपने वर्चस्व को ऊपर रखने के लिए उन्होंने बात कही है। खैर, हमारा ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इससे आपको जातिवाद की भावना मन में मत लेके आना। ये मैं आपको एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, ग्रंथों के आधार पे जो विवेचना बुद्धिजीवियों ने करी हुई है। तो पर समस्या क्या हुई कि जब उपनयन बंद हो गया, मतलब अब द्विज आप नहीं होंगे। द्विज मतलब, अच्छा, ये जो उपनयन होना बंद हो गया, इसमें भी बड़ी अजीब सी बात है। पहले उपनयन गुरु करता था। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा उपनयन नहीं होता था सबका, पहले सबका उपनयन होता था, और यहाँ तक कि स्त्रियों का उपनयन भी होता था। तो बाद में खाली जिनको शूद्र बना दिया गया उनका उपनयन होना बंद हो गया, ऐसा नहीं है, स्त्रियों का भी उपनयन होना बंद हो गया। और इससे हुआ ये कि उनको शिक्षा मिलनी बंद हो गई और प्रॉपर्टी रखने का अधिकार बंद हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अधिकार बंद हो गया तो कोई भी चीज़ उसको आप पूरी तरह से फॉलो करो। तो सन 556 से लेके सन 1930 तक, कितना बड़ा काल है, शाहू जी महाराज तक, और 556 से लेके 1930 तक कभी भी मराठों को क्षत्रिय ब्राह्मणों ने नहीं माना। और उपनयन संस्कार के जो रूल्स है वो भी चेंज करते गए। तो पहले उपनयन होता था गुरु द्वारा। तो जब गुरु उपनयन करता था, जैसे यज्ञोपवीत धागा जो पहनते हैं, तो वो सबका होता था। और जब गुरु करता था, तो गोत्र गुरु का होता था, और वर्ण का निर्धारण वो गुरु करता था कि ब्राह्मण रहेगा बच्चा, क्षत्रिय रहेगा या वैश्य रहेगा। शूद्र को ये था ही नहीं, शूद्र तो क्षत्रियों की एक शाखा थी। तो ये अधिकार गुरु से छीन के पिता के पास आ गया। तो अब गोत्र पिता का रहेगा, और पिता का, क्योंकि जो एक बार वर्ण निर्धारित हो गया, तो बच्चे का भी वही वर्ण रहेगा। स्त्री से ये चीज निकाल ली गई, हटा दी गई, क्योंकि अगर स्त्री का वर्ण, स्त्री कहीं और जाती तो स्त्री भी लागू कर सकती थी कि भाई मैं अगर मान लो इस वर्ण से आई हूँ और मैंने दूसरे वर्ण वाले से शादी कर ली, तो मैं भी तो अपना वर्ण देने की अधिकारी हो सकती हूँ ना। तो इसलिए स्त्री को भी जो है ना, उस जो द्विज बनना है वो स्त्री से भी हट गया। तो सारी स्त्रियां भी शूद्र है उस सिद्धांत के आधार पर, चाहे वो हिंदू धर्म में किसी भी जाति धर्म की पैदा हो, उस सिद्धांत पे स्त्रियां भी शूद्र है। अब ये जो इससे हुआ ये कि फिर भारत के अंदर विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी काल आया। विदेशी काल के अंदर भी उन्होंने भी कुछ ज़्यादा ग्रंथों में ना उन्होंने चेंज किया, ना उन्होंने धार्मिक चीज़ों को, उनको तो एक बनी बनाई लेबर मिल गई शूद्रों के रूप में। तो उन्होंने जो है ना, उन्होंने भी जो है ना इनका इसका फ़ायदा उठाया। फिर अंग्रेज आ गए। अब हम आते हैं अंग्रेज़ों के, जो मैंने आपको समझाया औद्योगिकीकरण पे, पहले जो आपको समझाया। तो अब उन्होंने औद्योगिकीकरण लॉन्च किया। तो जाहिर सी बात है, इसमें उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखते हुए अपनी जो नई व्यवस्था आएगी उसमें सबसे पहले ब्राह्मण, पहले कायस्थ पढ़े, फिर ब्राह्मण पढ़े।
कायस्थ ब्राह्मण पढ़ गए तो वो इनके जुडिशरी में, एजुकेशन सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। क्षत्रिय तो उन्होंने तो अपने आप को मतलब उनका तो आप लोग को पता है कि ऐतिहासिक रूप से रानी एलिजाबेथ, आई थिंक ये ना विक्टोरिया या एलिजाबेथ जो भी था, उनकी रानी एक आई थी और क्षत्रियों ने जो है सरेंडर कर दिया था। लेकिन सरेंडर किया था तो वो टैक्स फिर देने लगे इनको, अंग्रेजों को। तो उनकी भी एजुकेशन जो है ना वो ब्रिटिश सिस्टम से होनी शुरू हो गई। वैश्य जैसे मैंने बताया वो इनके एजेंट बन गए थे, तो वो ब्रिटिश लोगों के साथ मिलके बिजनेस करने लग गए थे। अब बाकी जो लोग थे वो क्या करते, अब और इंडस्ट्री आ रही तो अंग्रेजों ने उनको सेट करने के लिए ये सर्वे वगैरह करवाए, जातिगत जनगणना करी थी, जाति भी करी, क्योंकि जाति उनको ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि भाई अब ये एक जाति के इतने लोग, कितने लोग जो है ना वो बेरोजगार होंगे, कितने लोग बेकार होंगे, तो इनको हम अपनी नई इंडस्ट्री और नए एडमिनिस्ट्रेशन जो नया नियंत्रण है उनमें जगह दे दें। ये पूरा कारण था जिसकी वजह से रिजर्वेशन आया। उसमें पहले रिजर्वेशन इसलिए शेड्यूल कास्ट को मेन जो प्रायोरिटी थी वो इसलिए थी क्योंकि जो मेन निर्माता थे वस्तुओं के वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। जो शूद्र या फिर कहें कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो मेन निर्माता नहीं थी। वो जनरली या तो कृषि थे या पशुपालक थे या फिर वो कोई ना कोई सेवा प्रदान करते थे या वो आर्टिसियन थे, मतलब कारीगर थे, माहिर कारीगर थे। कुछ लोग वस्तुएं भी प्रदान करते थे। तो अब ये मामला यहाँ से शुरू हुआ। अब भारत में एक और घटना घटी, वो 47 से पहले हालांकि शुरू हो गई थी, हिंदू मुस्लिम विभाजन, जो आज तक भी जो है ना उससे फिर बंटवारा हुआ और जो आज भी कोशिश की जा रही है कि ये विभाजन को और गहरा किया जाए। तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो और ये विभाजन करके वो टुकड़े टुकड़े करे, तो ये उसकी मंशा है। तो अब इसके ऊपर अच्छा, हिंदू जो उच्च वर्ण कह लो या अगड़े वर्ण कह लो या कहो कि जो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की सिस्टम में आगे आ गए, वो पसंद नहीं करते, वो स्वार्थी है, क्योंकि उनको बरसों से स्वार्थ, अपनी स्वार्थ पूर्ति सिखाई गई है और स्वार्थ पूर्ति शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों के आधार पे सही है। अब लेकिन एक अगर आप एक धर्म के हो तो आपको इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको आज से 200-250 साल पहले एजुकेशन मिल गई और आपकी 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी ने वो एजुकेशन ले ली, और एक अभी अगर गांव का कोई आदमी जो खेती में लगा हुआ है उसका बच्चा अगर अब आपसे नौकरी में या शिक्षा में प्रतिस्पर्धा करे तो कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता ना। आप इतने आगे हो चुके हो उस नई फील्ड के अंदर, जिनकी अभी एंट्री हो रही है वो कैसे आपसे कंपटीशन करेंगे? ये बात हिंदू समझ नहीं पाते। अब हिंदुओं में भी ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को उच्च मानते हैं वो अपने से नीचे मानने वालों से प्रतिस्पर्धा है। सब में प्रतिस्पर्धा है। अगर हम ओबीसी क्लासेस की कास्ट की बात करें उनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा है। अगर हम हिंदुओं की सो कॉल्ड तथा कथित ऊंची क्लासेस की बात करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनमें भी प्रतिस्पर्धा है। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें उनमें भी प्रतिस्पर्धा है। मतलब जितनी भी जातियां हिंदुओं की, ये जाति जाति में प्रतिस्पर्धा है। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हिंदू मार्क्सवाद का विरोध करते हैं, मार्क्सिज्म का विरोध करते हैं, निरंतर विरोध करते हैं। वो कहते हैं मार्क्सिज्म में तो लेकिन एक तरह का संघर्ष है, श्रमिकों का संघर्ष। किससे? अपने नियोक्ताओं से, कि जो लोग उनको जॉब पे रखते हैं सिर्फ उससे संघर्ष है। तो सिर्फ एक तरह की क्लास का संघर्ष है। लेकिन हिंदुओं के अंदर, हालांकि वो विरोध करते हैं मार्क्सवाद का, लेकिन वो अपने भीतर तो देखे कि उनके भीतर कितने संघर्ष हैं। तो उनके भीतर जाति जाति के अंदर संघर्ष है। आज ही मैं देख रहा था तो वो गुर्जर जाति के कुछ वृद्ध थे, तो उनकी कंप्लेंट थी कि उत्तर प्रदेश में हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने पे भी जाटों को ज़्यादा मंत्री बनाया गया है, जाट जाति के लोगों से। वो तो ये प्रतिस्पर्धा जो है ना, ये अभी तक भी हम इसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। और हम इस
प्रतिस्पर्धा में रहने की वजह से जो धार्मिक एकता है हमारी वो निरंतर कमजोर होती जा रही है, या फिर हमारे धर्म को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ के लोग अन्य धर्मों में जा रहे हैं। ये बात अभी तक भी हिंदुओं को समझ नहीं आई है। तो ये अब ओबीसी को आगे लेके आना, ये शेड्यूल कास्ट को आगे लेके जाना, ये तो स्टेट की नीति है, जो मैंने आपको समझाया क्यों है, क्योंकि इनके पुराने काम खत्म हो गए। लेकिन अब ये बन गया पॉलिटिकल मुद्दा। तो जब मंडल कमीशन आया, अब देखिए वीपी सिंह जब मंडल कमीशन लेकर आए तो उसका जो विरोध करवाया उसमें कहते हैं कांग्रेस का हाथ भी था, लेकिन वही कांग्रेस बाद में जो है ना मंडल कमीशन को लागू कर देती है। आज बीजेपी ने कह दिया हम ओबीसी आरक्षण हम जनगणना करेंगे। ये जनगणना जो है ना पहले से मना कर रहे थे। तो ये तो मौका परस्त है, जहाँ जो चीज़ मेजोरिटी की डिमांड बन जाती है, जहाँ पे इनका वोट बैंक बन जाता है, ये वहाँ पे कहते हैं हम वो चीज़ करेंगे। अब आते हैं इस बात पर कि ये जो कह रहे हैं हम करेंगे, और दूसरी बात कि इसकी टाइमिंग, कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है उस समय क्या उसको देखकर इन्होंने कहा है, और फूले मूवी तीसरी बात से उसका क्या लिंक है। तो पहले तो दूसरी बात लेते हैं कि उस अटैक को देख के इन्होंने ऐसा किया है। बेशक उस अटैक को देखकर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनकी पहले से प्लानिंग थी। लेकिन इस मौके पर जब सारे देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब एक होकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, मोर्चा खोला हुआ है, और ये निर्णायक स्थिति है कि आप बरसों से दशकों से कहते आए हो कश्मीर पूरा हमारा है, तो कम से कम आप अपना कश्मीर तो लो। ऐसी अच्छी स्थिति पर, ऐसी देश में एकता वाली स्थिति पर आपने देश को विभाजित करने वाली बात कह डाली, जातिगत जनगणना, जिसका सीधा मतलब है कि आप ओबीसी का जन का नंबर पता करके उनको प्रलोभन देकर चुनाव जीतना चाहते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि गांव के कुछ वृद्ध गुजर वृद्ध जो हैं उनको ये है, हालांकि उनमें से बहुत लोगों ने बड़ी अच्छी बातें बोली, कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूँ उन्होंने भी वही बातें बोली जैसा मैं सोच रहा था, कि उनको चिंता हो रही है कि भाई फला जाति को, जाट जाति को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो ये खाली इन उनकी विचार नहीं, ये हर जाति की विचार है। अभी पीछे बीजेपी ने क्या किया कि उन्होंने वर्गीकरण लागू कर दिया शेड्यूल कास्ट के अंदर अनुसूचित जाति में, और हरियाणा का चुनाव था और इससे वो हरियाणा का चुनाव जीत गए। अब बात यह है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं हुई तो आपने किस आधार पे कर दिया, और ऐसा नहीं है, चलिए ठीक है वो कर दिया, उसकी जरूरत थी वो एक अलग बात है, लेकिन उनके लिए वो चुनावी एजेंडा है, वो टूल है। तो मुझे, मैंने जैसे कहा कि दूसरी जो बात है कि मुझे ये नहीं लगता कि इस अटैक की वजह से ऐसा हुआ, इनकी प्लानिंग पहले से थी इस समय करने की। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये इज इट द राइट टाइम, कि ये सही समय है कि नहीं है। इससे जो हमारे देश की एक एक एका बना वो एका टूटेगा। अब दूसरी बात कि इसका फूले मूवी से क्या रिलेशन है, तो जैसा मैंने कहा कि पूरा इनका जो टारगेट है वो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, वोट्स को लेना। इसीलिए ये फूले मूवी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सारी सेटिंग है इनकी, इन्हीं के निर्माता हैं। एक निर्माता चौकसी हैं, वो भी गुजरात से आते हैं। गांधी, प्रतीक गांधी भी, आई डोंट नो वेदर इज पंजाबी, मुझे नहीं पता कि पंजाबी है, गांधी पंजाबी भी होते हैं, गुजराती भी हो सकते हैं। जो सेंसर बोर्ड में टीम बैठी है उसमें वो विवेक अग्निहोत्री, वो तो इनके ही है, बीजेपी के। अनंत महादेवन ने जो रेड सन करके, क्या वो एक एंटी नक्सलाइट फिल्म बनाई हुई है कांग्रेस के टाइम पे, वो इनको खुश करने के लिए बीजेपी वालों को। तो ये पूरी लॉबी इनकी है। और अनुराग कश्यप ने तो मेरे को लगता है उसको तो जो है ना वो, जैसे पहले जो अनिर्बन दत्त, कौन है, अर्नब गोस्वामी का जो साथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जानबूझ के ये स्ट्रैटेजिकली करते हैं सेटिंग करके। तो इसमें ये मिडिल मैन की भूमिका निभाते हैं और जो है ना पैसा दे लेते होंगे। तो ये अब इनकी प्लानिंग थी कि ये फिल्म भी आएगी,
वहाँ पे इन्होंने जनगणना करवाई, यहाँ पर बिहार में ये फिल्म की लॉन्च, और फिल्म के बाद इनको अपनी ये लॉन्च करना था। तो क्योंकि ये अगर 1 डेढ़ साल तक जनगणना होगी तो इनको मुद्दा मिलेगा, तो ओबीसी का जो नंबर है तो इनको दिख गया भाई ये तो 60 नंबर से भी 60% से भी ऊपर जा रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब इनकी सबसे बड़ी प्रश्न इनसे ये पूछना चाहिए कि अब तक आप ओबीसी को हिंदू के रूप में साधते रहे, तो आपका हिंदुत्व या आपका हिंदू धर्म का सिद्धांत कैसे फेल हो गया? क्या ओबीसी ने अपने आप को हिंदू नहीं माना? क्या वो हिंदू मान के आपके साथ नहीं आ रहे? इसका मतलब आप फेल हो गए हिंदू धर्म को पेश करने में, और हिंदू धर्म के अंदर बराबरी लाने में आप फेल हो गए। अब बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर ये जनगणना करके कल को वायदे भी करेंगे, और उस पर मैं बड़ा अच्छा आपको मज़ेदार बात बताने वाला हूँ कि अगर जनगणना करके कानून भी ले आएंगे, वायदा भी कर देंगे कि हम ओबीसी के आरक्षण बढ़ा रहे हैं, तो वो वायदा कैसे पूरा करेंगे जब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में आने के बाद ओबीसी इनके पास नहीं आ रहा? तो अगर ओबीसी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से भी इनके पास नहीं आ रहा, तो ओबीसी कैसे मान लेंगे कि अब आप कानून बना के कह रहे हो कि हम आपको नौकरियां दे देंगे, हम आपको शिक्षा में ले आएंगे, तो हम कैसे मान लें? अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए ओबीसी के पास बहुत अच्छा प्रमाण है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ना तो आज तक अच्छी एजुकेशन मिली, ना आज तक उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिल पाया। यहाँ तक कि अगर उनको राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला, तो राजनीति में इन पार्टियों के जो पूंजीवाद है उसकी वजह से उनका प्रतिनिधित्व की जो शक्ति है वो भी खत्म हो गई। तो ओबीसी को क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा और ओबीसी कैसे विश्वास करेगा? आगे हम बढ़ें इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये समझने की कि क्या ओबीसी की जो लड़ाई है हिंदू धर्म में, अच्छा ओबीसी की लड़ाई है हिंदू धर्म में क्यों? तो मैंने आपको इसलिए इतिहास बताया पूरा, जो शूद्रों का इतिहास है संघर्ष का। तो शिवाजी का आप लोगों को शायद पता नहीं, कितने लोगों को पता नहीं पता, तो शिवाजी को आज हिंदू सम्राट बोला जाता है। अब बात यह है कि अगर ब्राह्मण हिंदू है तो किस आधार पे ब्राह्मण हिंदू है, राजपूत हिंदू है तो किस आधार पे हिंदू है, वैश्य हिंदू है तो किस आधार पे हिंदू है, और अगर एससी ओबीसी हिंदू है तो किस आधार पे हिंदू है? ये सारे हिंदू ग्रंथ के आधार पे हिंदू हैं, ये सारे हिंदू ऋग्वेद के आधार पे हिंदू हैं। ये अलग अलग जो वर्गों में बटे हुए हैं वो ऋग्वेद के आधार पे बटे हुए हैं, तो हर चीज़ वेद के आधार पे है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर ये सब वेद के आधार पे है तो शिवाजी हिंदू सम्राट क्यों नहीं है? जो ये कहते हैं हिंदू सम्राट है, तो वो हिंदू सम्राट क्यों नहीं है? मैं तो कहूँगा वो हिंदू सम्राट है, इनके हिसाब से नहीं है, क्योंकि शिवाजी का राज्य अभिषेक, अगर ये सब हिंदू वेद के आधार पे है, वैदिक आधार पे है, वेद के आधार मतलब वैदिक आधार पे, तो शिवाजी का राज्याभिषेक भी वैदिक आधार पे होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक वैदिक आधार पे नहीं किया था, इन्होंने शिवाजी का अभिषेक पौराणिक आधार पे किया था। उसमें मंत्र अलग होते हैं, पद्धतियाँ अलग होती है। तो ये जैसे मैंने कहा, और ये डाटा है जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है कि 556 से लेके 556 से लेकर, और बाबा साहेब जी ने तो 1930 तक कहा था, लेकिन आज तक भी अगर हिंदू मान लेते, अगर इन्होंने इनको हिंदू माना, सही में हिंदू धर्म का माना, तो इनको क्या करना चाहिए था? कितने साल से बीजेपी है सत्ता में? 6 साल से ज़्यादा वाजपेयी जी के टाइम पर रही। कांग्रेस भी हिंदुओं की ही सरकार थी, कांग्रेस भी कोई अलग नहीं थी। उसके बाद मोदी जी की है, तो 6 और 10 11 साल ये हो गए, 16 साल। और कांग्रेस के 60 साल, 75 साल, 60 से थोड़े कम है उनके, 55 जितने होंगे। बाकी भी ये हिंदू ही आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, चंद्रशेखर आज़ाद आए, दोनों राजपूत रहे प्रधानमंत्री, कायस्थ प्रधानमंत्री रहे, जाट प्रधानमंत्री, जाट तो खैर नहीं रहे, बन जाते वो भी, लेकिन सब हिंदू रहे, तथाकथित वैदिक आधार पे हिंदू रहे। तो फिर इन्होंने अगर ये हिंदू हैं तो इनका क्यों नहीं किया कुछ? उल्टा इनको जो मिला, तो इनका
पहले विरोध किया, जब कमीशन बैठा, एक कमीशन बैठा उसका विरोध किया, फिर दूसरा कमीशन बैठा उसका विरोध किया, और फिर जब अधिकार दिए गए, अनाउंसमेंट हुई, उसका विरोध किया, जब पारित हुए उसका विरोध किया, उसमें क्रीमी लेयर भी लगा दिया। तो ये संघर्ष, अब ये जो संघर्ष है, अब ये संघर्ष हजारों साल का कब खत्म करेंगे? अब ये कह रहे हैं कि भैया हम जातिगत जनगणना कर लेंगे, तो एक बाघ उगाना चाह रहे हैं, और बाघ भी किस टाइम पे उगा रहे हैं कि जब ये बाघ वैसे ही उजड़ा हुआ बाघ एक खूबसूरत बाघ बन रहा है। एक विभाजित देश आज पाकिस्तान के विरुद्ध में एक हो रहा है, उस समय उजड़े हुए बाघ को अपने स्वार्थ के लिए उस बन रहे बाघ को, उजड़ा हुआ बाघ जो बना उसको फिर उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो इनकी क्या गारंटी है कि ये आगे जो है ना आपका बाघ संवारेंगे? तो अब मैं आपको तथ्य पे बताता हूँ। तो मैंने जैसे कहा कि इन्होंने आज तक कभी अनुसूचित जाति जनजाति को ही ढंग से नहीं दिया, और जहाँ तक इनके जो बाकी हिंदू रहे, उच्च वर्गीय हिंदू रहे, उनको क्या इन्होंने दे दिया सब कुछ सही? उनको इन्होंने शगुफा छेड़ा, उनको एक बना के दे दिया कि 10% आपको है। अब बात यह है कि जो लोग इस जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, ये बात ना कई साल से चल रही है। उस समय इतना ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं आया था, कंप्यूटर्स भी इतने नहीं आए थे, तो सरकारी नौकरियां बहुत थी। अब कंप्यूटर सिस्टम आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। शिक्षा इन्होंने पूरी, उस समय सरकारी शिक्षा ज़्यादा थी, अब इन्होंने शिक्षा जो है ना सारी प्राइवेटाइज कर दी। तो ये देंगे क्या जब शिक्षा प्राइवेटाइज है? या फिर जो सरकारी शिक्षा है उसमें शिक्षा का स्तर कम है, या तो ये कहेंगे कि भैया हम प्राइवेट शिक्षा बंद कर रहे हैं, एक शिक्षा नीति, एक शिक्षा संस्था, एक तरह की शिक्षा लागू कर रहे हैं। दूसरा ये कहेंगे कि हम जो है ना निजीकरण खत्म कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये निजीकरण खत्म करके और एक शिक्षा लागू करके भी कुछ नहीं दे सकते। अगर ये कह भी दे और ये कर भी दे तो भी ये कुछ नहीं कर सकते। अब वो समझिए क्यों नहीं कर सकते। काम कौन कर रहा है आज की डेट में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड मशीन्स। तो जब लोगों के लिए काम ही नहीं बचा है तो नौकरियां किसको देंगे? और जब नौकरियां ही नहीं है तो शिक्षा किसको देंगे? उन शिक्षाओं की जरूरत ही नहीं है आज की डेट में। सारी शिक्षा ऑब्सोलीट हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। नई तरह की शिक्षा पद्धतियाँ हैं, स्कूल और कॉलेज में वो नई तरह की शिक्षा भी है ही नहीं। वो लेनी हो तो महंगे शिक्षा लेनी होती है। आज भी अगर मेडिकल साइंस है वो महंगी लेनी होती है। अब तो मेडिकल साइंस भी ऑब्सोलीट हो जाएगी, काम सारे रॉबोट करेंगे, सर्जरी तक रॉबोट करेगा। दूसरा, सब कुछ तो इन्होंने निजी क्षेत्र में दे दिया। सरकार सिर्फ सुपरविजन का काम कर रही है। एक लेबर डिपार्टमेंट है, सुपरविजन का काम कर रहा है। एक जल विभाग है, उसमें सुपरविजन का काम, उस सुपरविजन के काम के अंदर 90% नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 10% नौकरियां पक्की है। तो नौकरी किसे देंगे? ना तो काम इंसान कर रहा, ना नौकरी देने वाली गवर्नमेंट, ना नौकरियां पक्की। तो ये बाघ किसके लिए खिला रहे हैं? कौन सा बाघ है कहाँ इनके पास? मैं अब थोड़ी सी पहले की बात बताता हूँ, 90 के दशक की। तो एक मेरी मम्मी की मित्र रही, तो उनके जो पोस्टिंग थी वो वित्त मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो बैंकों के अंदर शेड्यूल कास्ट की नौकरियां लगती हैं उसका सुपरविजन जो डिपार्टमेंट करता है, उसके अंदर उनकी सेक्शन ऑफिसर के रूप में नियुक्ति हुई। तो वो मेरी मम्मी को, मदर को, मेरे को उन्होंने एक बार बताया कि भाई ये क्या कर रहा है डिपार्टमेंट, ये जितने भी शेड्यूल कास्ट की पोस्ट है ना, बैंक्स डिपार्टमेंट में, ये खबर है, मतलब डिपार्टमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मैं 90 के दशक की बात बता रहा हूँ, 92-93 के आसपास की। तो ये जो है ना, ये शेड्यूल कास्ट की नौकरियां देता नहीं है, खाली छोड़ देता है, और गैर शेड्यूल कास्ट मतलब तथाकथित उच्च वर्गीय हिंदुओं को दे देता है। अब ये तो मैं आप लोगों को पता होगी ऐसी बातें, जैसे नॉट फाउंड सुटेबल हो गया, ये सब पता है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो है कि आपको पता है, एक ये मेरी आंखों देखी आंखों सुनी, एक कानों सुनी बात है।
जो बताने वाली महिला थी वो कोई शेड्यूल कास्ट वर्ग से नहीं आती थी। तो शिक्षा पद्धति, अगर शिक्षा पद्धति सरकारी स्कूल थे, अगर एक देश है तो एक स्कूल होना चाहिए ना, एक तरह का स्कूल होना चाहिए। तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल, पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल डाला। जब आप भारत के गरीबों को का श्रम ले रहे हो भाई, इन्होंने क्या किया, पूंजीवाद सिस्टम, औद्योगिकीकरण किया और अपनी अपनी फैक्ट्रियां बना ली, सरकार पे आके नियंत्रण कर लिया, संसाधन ले लिए, कब्जे कर लिए सारे। ठीक है, आदमी कुछ बेकार हो गया तो वो जाके इनकी फैक्ट्रियां, उसके रिलेटेड कोई काम करेगा, छोटा मोटा दुकानदार बन जाएगा। लेकिन उसका जो असली श्रम है, असली मेहनत है, वो किसके लिए है? वो उन फैक्ट्रियों के लिए है, उसके सेवा देने के लिए है। तो आप जब उनकी सेवा ले रहे हो, आप अपने लिए हवेलियाँ खड़ी कर रहे हो, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेज रहे हो, अपने बच्चों के लिए अगर प्राइवेट स्कूल बना रहे हो, तो उनके बच्चों को भी आप उन्हीं स्कूलों में पढ़ाओ। उनके बच्चों को भी तो आप लेके अपने बच्चों जैसी अच्छी एजुकेशन, अच्छा खान पान दे सकते हो। वो तो नहीं किया। तो वो बच्चे क्या हिंदुओं के नहीं थे? तो वो जो हिंदू थे, वो हर हिंदू पिसा उसके अंदर, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। तो जब ये ऐसा किया, जब ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये कैसे, अगर जातिगत जनगणना कर भी लेंगे तो ये कहाँ से नौकरियां देंगे, कैसी शिक्षा देंगे? कुछ। और दूसरा मुझे बहुत बुरा लगा कि इस टाइम पे इन्होंने जो बम फोड़ा है इसका, जिससे और जो हिंदू समाज भी एक हो रहा था इस समय, पाकिस्तान के विरोधी वो बेशक हो रहा था, लेकिन एक एकता तो आई कम से कम। वो एकता को विखंडित करने के लिए इन्होंने काम किया है। अब बड़ी मज़ेदार बात यह है, आरएसएस को पकड़ते हैं। ये जो आरएसएस है ना, ये इनके जो नेता हैं, ये पीछे भी ऐसा मैंने देखा है कि जो बीजेपी बोलती है ये उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो सबको ये लगता है कि अरे भाई आरएसएस विरोध में है तो सही होगा, तो हमें विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें चिट भी मेरी और पट भी मेरी। ये दोनों मिलके जो है ना, जैसे गेंद एक खेलते ना, ले भाई कोई बॉल पकड़ने आ रहा है, तो इधर एक के हाथ में गेंद है, वो फेंकता है दूसरे के हाथ में, तो पकड़ने वाला उसको जाता है, वो पकड़ के तीसरे के वापस उसके हाथ में फेंक देता है। फिर बेचारा गेंद पकड़ने वाला इधर आ रहा है। तो जनता तो वो गेंद पकड़ने वाली बनी हुई है, वो बीजेपी की तरफ आती है तो बीजेपी उधर फेंक देती है पाले में। वहां से उसका प्रतिरोध आता है, किसका? आरएसएस का। नहीं नहीं, ये बीजेपी सही नहीं कर रही, हम इसके विरोध में हैं। वो ऐसा करते हैं, तो लोगों का ध्यान आरएसएस की तरफ चला जाता है। टाइम मिल जाता है बीजेपी को अपने काम करने के लिए। फिर वहां से सुन के लोग जब तक बीजेपी के पास आते हैं, वहां से वो कह फिर वहां से एक दूसरा सुर आता है। यहाँ पे आके लोग कहते हैं नहीं नहीं देखो आरएसएस कह रही है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ से एक सुर आता है, हम इसके पक्ष में तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो। और टाइम मिल जाता है नीति को और रूप देने के लिए, और जन समर्थन पैदा हो जाता है। फिर लोग वहाँ जाके उसकी सुनते हैं, आरएसएस की। जी आप क्या कह रहे हैं? अच्छा आप ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर तब तक वो इधर आते हैं बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी कहती है हाँ हमने आरएसएस से बातचीत करी है। अभी हम ऐसा कुछ थोड़ा सा इसमें बदलाव का सोच रहे हैं। तो इनफ टाइम होता है, सैकड़ों न्यूज़ चैनल, सैकड़ों यूट्यूब चैनल, सैकड़ों फेसबुक के चैनल, अखबार का मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस, इतना टाइम मिल जाता है कि अपनी पॉलिसीज़ को ना केवल रूप दे दिया जाए, बल्कि वो जो लोग हैं ना उनको मूर्ख बनाने का टाइम भी मिल जाता है, और वो भी बड़े मज़े से मूर्ख बनते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये हिंदू बन के आपको वोट कर रहे थे, तब तो आपने किया नहीं, अब आप कैसे इनका कर लोगे? अब ये बात है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इनमें भी बड़ी मज़ेदार बात है कि इसके इन क्लासेस के अंदर कौन कौन सी जातियां हैं जो इस क्लासेस में डाली हुई है। क्या वो असक्षम है? और उनकी लड़ाई क्या है, उनका संघर्ष क्या है हिंदू हिंदू धर्म के अंदर? उनका संघर्ष जो है ना, वो हक का और रुपए पैसे का नहीं है। मराठे रजवाड़े रहे, सुनार एक जाति होती है, सुनार। उनमें एक जैसे सरनेम होता है सोनी, सुनार जो होते हैं, सुनार भी
पिछड़े वर्ग में आता है, वो शूद्र है ग्रंथों के आधार पे। अब कोई सुनार क्या गरीब है? ये बताइए। एक जाति है, वो तो एक कोई मिस्टर चौरसिया रहे जो कि नेता भी रहे ओबीसी के, शूद्रों के। अब हर गली मोहल्ले में, हर बाजार में चौरसियों की पान की दुकान है और दनादन पान बिक रहा है, बीड़ी सिगरेट बिक रही है। तो वो इकोनॉमिकली कोई बैकवर्ड है? क्या उनको पैसे की कमी है? उनके तो गल्ले चल रहे हैं। यहाँ तक कि आप, कई ऐसी जातियाँ पंजाबियों में आती है, जैसे मल्होत्रा जाति है। अब वैसे तो वो क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन उनका मेन काम सोने का है, तो वो शूद्र है। शूद्र में नहीं डालेगा, ये डालेगा मुझे नहीं पता, लेकिन है सुनार वो। अब बताइए, इतनी स्ट्रांग जो क्लास है, वो आप कह रहे हो भैया वो बैकवर्ड है? कहाँ से बैकवर्ड है? यादव, यादवों का पूरा दूध के ऊपर बिजनेस रहा। आमूल, मदर डेयरी तो अब उठ के आई है। यादवों का पूरा दूध के ऊपर बिजनेस रहा, वो कहाँ से बैकवर्ड हो गए? और वो तो शूद्र भी नहीं है, वो तो खुद अपने आप को कृष्ण को वंशज कहते हैं। वो कृष्ण जो है वो ग्रंथों के आधार पर क्षत्रिय है, और साउथ इंडिया के अंदर उनको क्षत्रिय माना गया। नॉर्थ इंडिया में कोर्ट में उनको नहीं माना गया, साउथ इंडिया में कोर्ट में उनको क्षत्रिय माना गया। तो वो कहाँ से बैकवर्ड हो गए? चरवाहे, चरवाहे का मतलब उस समय और अभी भी जानवरों का जिनके पास बिजनेस है, जानवरों के बिजनेस में कसाई आप देखो कितना कमाता है, तो जानवर पालने वाला नहीं कमाता, वो कहाँ से बैकवर्ड हो गया? बढ़ई, बेशक आज बढ़ई का काम कम होगा, लेकिन उनके पास से काम की कमी रही। सारे भवन निर्माण के अंदर हर जगह उनको काम मिलता रहा, वो कहाँ से बैकवर्ड हो गया? कहाँ से पिछड़ा हो गया? जाट, जाट क्षत्रिय है, ग्रंथ ना माने लेकिन जाट क्षत्रिय है। जाटों के तो राजा रहे, रजवाड़े रहे, वो कहाँ से पिछड़े हो गए? ब्राह्मण अगर उनको मानते हो वो अलग बात है, लेकिन व्यवहार में देखिए ना, व्यवहार में तो नहीं है ना पिछड़े हुए। वो तो पूरा रूल करते हैं, एक पूरी जोन है नॉर्थ इंडिया की जिसपे वो रूल करते हैं। गुज्जर रजवाड़े रहे, गुज्जर कहाँ से पिछड़े हैं बताइए? गुज्जरों का अपना एनिमल्स का बहुत अच्छा काम होता है, मिल्क का काम होता है, वो पिछड़े है ही नहीं। वो खुद कहते हैं, यहाँ तक कि ग्रंथ जो एजुकेशन सिस्टम में जो रिसर्चर रहे कॉलेज वगैरह के, किताबें जो है उसमें भी ये है कि यहाँ तक कि जो राजपूत है वो गुजरों से निकले, ऐसा भी विद्वानों का मानना है। तो गुजर तो बहुत ही क्षत्रियों की एक कौम रही, वो कहाँ से पिछड़े हो गए? तो ये हो क्या रहा है कि असल में एक, जब इनको, मैं कहता हूँ आप सबको समान अधिकार दो, सबको समान शिक्षा दो, लेकिन वो देने की जगह, जैसे मैंने बताया, अब इन सब ने ही जो है ना, बीजेपी को तो वोट दिया है, कांग्रेस को भी वोट दिया है, दोनों पार्टियां हिंदुओं की पार्टियां। तो इनको अब तक ये मेन स्ट्रीम से जोड़ नहीं पाए। और अब जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ ऑटोमेशन से होगी, हर चीज़ मशीनों से होगी, एआई से हो रही है, क्वांटम फिजिक्स जैसी चीज़ें आ रही हैं। अभी तो ये पता लगा जी, अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो चाइना की कंपनियां भारत आ रही है। अब कर लो काम, क्या करोगे? मतलब 99% काम जो है ना वो स्वचालित ऑटोमेटेड हो जाएगा। कौन सी नौकरियां होंगी? क्या होगी? ये सिर्फ सत्ता के ऊपर काबिज होने का एक एजेंडा है। इस बात को समझने की जरूरत है। और ये एजेंडा इस समय आया है जब हिंदू मुस्लिम एकता भी एक हो रही है। इसमें अब हिंदू मुस्लिम एकता एक हो रही है, तो आप ऐसा शगुफा लेके आ रहे हो कि भैया हिंदू एकता भी विखंडित होगी। तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप 100 साल से आरएसएस और बीजेपी कौन से हिंदू एकता के लिए काम कर रही थी? ऐसे मौके पर आप ऐसी चीज ला रहे हो जो आपका ऑब्जेक्टिव था पहले से, आपका एक प्लानिंग थी पहले से, लेकिन ऐसे मौके पे लाते हुए थोड़ा तो सोचते। सिर्फ चुनावों में जीत ही थोड़ी ना मायने रखती है। आई होप कि आपको ये मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं देश के साथ हूँ। और ये कार्यक्रम किसी धर्म के विरोध में नहीं था, पर ये एक दार्शनिक फिलोसफिकल एनालिसिस था
लेकिन ऐसे दार्शनिक एनालिसिस करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, काफ़ी किताबें पढ़नी पड़ती है, काफ़ी थिंकिंग करनी पड़ती है। और थिंकिंग चलते फिरते नहीं आती, पढ़ते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, तब आती है। परिवार का भी पालन करना होता है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें और कृपया करके थोड़ा अपना आर्थिक सहयोग मुझे दें। एक हर महीने या हर साल में एक बार का एक सहयोग निश्चित करें। किताबें भी मुझसे ले सकते हैं, अलग अलग सामाजिक मुद्दों के ऊपर, डॉक्टर अम्बेडकर जी की, ओबीसी वर्ग की, दलित वर्गों की, शेड्यूल कास्ट वर्गों की, शेड्यूल ट्राइब्स वर्गों की, अर्थव्यवस्था की। और टेक्निकली आज 2 तारीख है, लेकिन रात है 1 की। तो मैं एक पुस्तक बताना चाहूँगा, श्रम का विभाजन और निर्माण। तो आज श्रम दिवस था। ये एक अध्याय था कार्ल मार्क्स जी का, पुस्तक दास कैपिटल का, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद और उसकी व्याख्या करी है, टिप्पणियाँ करी है। तो ये आप पुस्तक जरूर पढ़िए। और भी मैं पुस्तकें तैयार कर रहा हूँ, लेकिन धन का अभाव है। धन कृपया करके भेजिए। आप सरकार को टैक्स देते हैं तो मुझे संरक्षण भी दीजिए। हालांकि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, सैकड़ों लोग, हजारों लोग देखते हैं वीडियो, लेकिन अभी तक तो किसी ने 1 रुपया भी नहीं भेजा। खैर, आप नंबर नोट करें और ज़रूर मैसेज भेजिए। नंबर सेव जरूर करिएगा। सेव नहीं करेंगे तो हमारे आगे वीडियोस के मैसेज नहीं मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा, वार्षिक सदस्यता लीजिए हमारी, ताकि हम अपने जो चैनल के वीडियो हैं उसमें हमें सहयोग मिले और ये हम आपको भेजते रहें। किताबों के सेट भी हैं हमारे पास। 40-50 हज़ार रुपया एक बार खर्च करने में किताबों पे कोई गलत नहीं है। नंबर आप नोट करें, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। ये 2 नंबर आप मैसेज भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। या एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर खाली व्हाट्सएप आप कर सकते हैं अपने नाम के साथ। नंबर चाहे तो तीनों सेव करें, 8447913116, 8447913116। तो मैं निखिल सबलानिया आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि कार्यक्रम पसंद आया होगा। मेरे और कार्यक्रम हैं और हमारे चैनल पे बहुत अच्छे बुद्धिजीवी विद्वान लोग भी हैं, जिनके मैंने साक्षात्कार लिए हुए हैं, वो भी आप जरूर देखिए। और मेरे भी कुछ साक्षात्कार हैं, वो जरूर देखिएगा आप। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।